दोस्तों येस बैंक और जापान का एसएमबीसी बैंक, ये दोनों बैंक पिछले कई दिनों से न्यूज हेडलाइन बने हुए हैं। कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है, येस बैंक स्टेक सेल, यानी येस बैंक का जो मेजर स्टेक है वो जापानीज बैंक एसएमबीसी ने परचेज कर लिया। ऐसे ही दूसरा न्यूज आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं, ये येस बैंक और एसएमबीसी बैंक, ये जो जापान का है, इनके बीच में डील की बात कर रहा है। और ये जो डील हुई है ना येस बैंक और जापान के जो एसएमबीसी बैंक है इनके बीच में, ठीक है, जिसमें जापानीज बैंक ने मेजर स्टेक येस बैंक का खरीद लिया है। इस डील के तुरंत बाद येस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 1% से इंक्रीज हो चुका है। अब ये पूरी की पूरी क्या न्यूज है, सारा कुछ आपको समझाऊंगा और प्रॉमिस करता हूं कि बैंकिंग से रिलेटेड ना बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और आपकी नॉलेज में काफी एनहांसमेंट होगा। लेकिन इस सब कुछ, ये मैंने 7-8 आर्टिकल्स जो पढ़े हैं ना, इकोनॉमिक टाइम्स, ब्लूमबर्ग वगैरह के जितने भी हैं, ये सारा आर्टिकल से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा लेमन लैंग्वेज में। और एक चीज है कि ये सब कुछ समझने से पहले हमें बेसिक स्टोरी समझनी होगी कि येस बैंक शुरू कहां से हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो साल 2003 में सबसे पहले 3 लोग आरबीआई के पास आते हैं कि जी हमारे को एक प्राइवेट बैंक शुरू करना है। ये 3 लोग कौन है? एक अशोक कपूर, एक राणा कपूर और एक हरकिरत सिंह। हरकिरत सिंह को आप इग्नोर भी कर सकते हो, इनका इतना बड़ा बैंक नहीं था, ये रोबो बैंक के अंदर काम करते थे, बट इनका इतना बड़ा रोल नहीं था। तो ये अशोक कपूर और राणा कपूर ये बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर चुके थे और इनको ये था कि इंडिया के अंदर बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, मतलब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सरकारी बैंकों की तुलना में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनको ये था कि हम भी एक प्राइवेट बैंक शुरू करेंगे। तो साल 2003 में येस बैंक की परमिशन एक तरह से आरबीआई के पास जाते हैं लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है जी। फिर साल 2004 के अंदर येस बैंक की पहली ब्रांच मुंबई में ही ओपन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर साल 2005 के अंदर येस बैंक का आईपीओ आता है, क्योंकि उस टाइम पे एक बूम था प्राइवेटाइजेशन का, समझ के बात को। तो साल 2005 में जब 2004-5 के अंदर इन्होंने काफी अच्छी इमेज बना ली थी, तो 2005 में जब इसका आईपीओ आता है ना, तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब निकलता है। आईपीओ से ये लोग 315 करोड़ रुपए जनरेट करते हैं, ठीक है। तो 2005 तक सिचुएशन इनकी काफी अच्छी थी। 2005, एक चीज बताऊं, 2005 में तो ये आईपीओ लाए ना, और 2005 से 2008 तक ये जो समय था ये येस बैंक के लिए गोल्डन टाइम था। येस बैंक बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर काम कर रहा था। पहला रिटेल बैंकिंग, दूसरा कॉर्पोरेट बैंकिंग और तीसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या होती है, साथ साथ टेक्निकल बातें भी समझाता चला जाऊंगा ताकि आपकी एंगेजमेंट बनी रहे, ठीक है। रिटेल बैंकिंग, जैसे आप और मैं जब भी कोई बैंकिंग करते हैं, मान लो मेरे घर के नजदीक कोई भी बैंक है, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, इनके पास मैं जाता हूं, मैं कुछ पैसा जमा करता हूं, सेविंग अकाउंट में रखता हूं, एफडी कराता हूं, कई बार लोन ले लेता हूं 10-20 लाख रुपए का। ये जो सारे काम मैं करता हूं मेरे घर की नजदीकी ब्रांच से, या आप मैं जितने भी लोग हैं, हम सब रिटेल बैंकिंग का हिस्सा है। कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है? अब मान लो मुकेश अंबानी को 10,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो हमारे घर के नजदीक जो रेलवे रोड पे ब्रांच है, वहां से थोड़ी ना जाकर के 10,000 करोड़ रुपए के लिए लोन के लिए अप्लाई करेगा, जहां बैठे ही 5 एम्प्लॉय हैं। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है, ये बेसिकली ज्यादातर हेड ऑफिस में होती है या फिर बड़े बड़े शहरों में, जैसे मान लो दिल्ली में, पुणे में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में इनके ऑफिस होते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग के एम्प्लॉयज भी अलग होते हैं, जिनका काम सर्विसेज देना होता है सिर्फ कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनीज को, जिनको 1000 करोड़ का लोन चाहिए, 100 करोड़ का लोन चाहिए, 5000 करोड़ का लोन चाहिए, ये होती है कॉर्पोरेट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? अब मान लो मुकेश अंबानी के पास 5000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रही कि मैं इस 5000 करोड़ का क्या करूं, तो ये हायर करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर कहेगा 5000 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ा है, एक काम करो, फलानी फलानी अमेरिका की कंपनियां, उसमें आप ना 10% स्टेक खरीद लो, 10% शेयर होल्डिंग खरीद लो, आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा, रिटर्न भी मिल जाएगा। या मान लो किसी और डील को करना है, या समझ के बात को, तो इन्वेस्टमेंट करवाना बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पार्ट होता है। राणा कपूर के साथ प्रॉब्लम क्या थी? राणा कपूर बहुत एग्रेसिव बैंकिंग करते थे और उनका मेन फोकस रिटेल बैंकिंग कभी रहा ही नहीं। उनको था कि छोटे मोटे लोन, टिकट साइज, मेरे को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये चलता रहेगा, साथ साथ ये दुकान हमारी चलती रहेगी रिटेल बैंकिंग की। उनका था मेन की फोकस कॉर्पोरेट बैंकिंग को लेकर के, और बहुत एग्रेसिवली उनको ये था 5-5 हजार करोड़ के लोन बांटो, 1000-1000 करोड़ के लोन बांटो, बड़ी टिकट साइज के जो लोन है उनको बांटो। उनका मेन फोकस ही ये था, और यहीं पे वो मार खा गए, क्योंकि बड़े टिकट साइज के लोन बांटे, फिर आगे चल के वो डिफॉल्ट हो गए। चलो आगे की कहानी को आगे समझेंगे, बट मोटी बात यह है कि राणा कपूर कॉर्पोरेट बैंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक सब ठीक है। अभी तो हम साल 2005 में चल रहे हैं, नया नया बैंक खुला है, 2005 से 2008 तक एग्रेसिवली लोन बांटे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि अभी तक तो डिफॉल्ट का कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नए नए लोन बांटे गए हैं। अब 2005 से 2008 तक अगर मैं येस बैंक की ग्रोथ की बात करूं, तो 2005 में जहां बैंक के पास टोटल डिपॉजिट लगभग 2000 करोड़ के आ चुके थे, जैसे डिपॉजिट इन द सेंस कि आपने कुछ पैसा एफडी की फॉर्म में रखा, आपने करंट अकाउंट में कुछ पैसा रखा, सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा रखा, तो ऐसे करके बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 2000 करोड़ थे। 2008 तक बैंक तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लोगों को भरोसा भी आ रहा था,
2008 में इनके डिपॉजिट 20,000 करोड़ तक पहुंच गए थे। नंबर ऑफ ब्रांचेस, जहां एक ब्रांच से शुरू हुई थी, 3 सालों में ही 120 ब्रांचेस खुल गई थी। नेट प्रॉफिट 55 करोड़ से बढ़ के 2008 तक 500 करोड़ के ऊपर जा चुका था। लेकिन फिर आता है साल 2008 में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, मुंबई टेरर अटैक, जहां से पाकिस्तान के टेररिस्ट मुंबई में आते हैं और राणा कपूर और अशोक कपूर ने यस बैंक ओपन किया था। तो अशोक कपूर जी ओबेरॉय होटल की 19th फ्लोर पे अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे थे और फिर इस टेररिस्ट अटैक में उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो इस दुनिया में नहीं रहते। अब साल 2008 के अंदर सारा का सारा यस बैंक का जो होल्डिंग थी या पावर थी, जो भी था, सब कुछ राणा कपूर के हाथ में आ जाता है। और एक चीज क्या है, जो राणा कपूर थे ये बहुत एग्रेसिव बैंकिंग करते थे। इनको था कि बस मेरे को नेक्स्ट HDFC बैंक बनाना है इस देश के अंदर। ठीक है, वो नहीं देखते थे कि लोन क्या है, सामने वाले का सिबिल क्या है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। उनको था कि लोन देना है तो बस देना है। वहीं जो अशोक कपूर थे ना, वो बहुत कंजर्वेटिव बैंकर थे। उनको यह था कि फूंक फूंक के कदम रखेंगे। इसलिए जब 2005-8 में जब आर्टिकल छपते थे यस बैंक को लेकर के, तो यह बोला जाता था कि इनकी जो जोड़ी है ना, वो एकदम परफेक्ट है। एक एग्रेसिव बैंकर है, एक कंजर्वेटिव बैंकर है, तो न्यूट्रलाइज होकर के काफी अच्छी अप्रोच के साथ ये बैंक चल रहा है। अब 2008 में अशोक कपूर नहीं रहते, बचे राणा कपूर, तो बैंक पूरा एग्रेसिव बैंकिंग पे उतर आया था कि लोन 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 लोन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी 2008 चल रहा है, अभी तो बैंक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। 2008 से 2014 तक भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि अभी तो लोन बढ़ रहे हैं, अभी तो कॉर्पोरेट्स को लोन बांटे जा रहे हैं। डिफॉल्ट तो 5-7 साल के बाद पता चलता है ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अभी लोन बढ़ रहे हैं, बस अभी बैंक बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है। 2009 से अब 2014 की कहानी देखते हैं। अब सिर्फ राणा कपूर पिक्चर में रह गए। ठीक है, अब ये तो एग्रेसिव है, इन्होंने ब्रांचेस बढ़ाना शुरू कर दिया। 120 से ब्रांचेस बढ़ा के 2014 तक 600 कर दी। नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से 1600 करोड़ तक पहुंच गया। ठीक है जी, लोन बुक हर साल 30% से बढ़ रही थी, 30% से लोन बुक बढ़ रही थी। इतनी किसी बैंक की नहीं बढ़ती है। ठीक है, 18,000 करोड़ से लोन बढ़ा के 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी 2014 में यस बैंक ने 55,000 करोड़ रुपए के लोन बांट चुका था यस बैंक। चलो ठीक है, स्टॉक प्राइस, क्योंकि अब सब अच्छा चल रहा है दुनिया के आगे, तो 50 रुपए से बढ़ के एक टाइम पे 550 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कासा रेशो मेंटेन नहीं हो रही। कासा क्या है? कासा होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। जिस बैंक का कासा रेशो सबसे ज्यादा है, उस बैंक की नींव सबसे मजबूत है, वो बैंक कभी डूब नहीं सकता। कासा क्या है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आई गेस अनुमान लगा रहा हूं, श्योरिटी से नहीं कह रहा, लगभग 44 या 47% के आसपास कासा रेशो है। यस बैंक का 10% भी नहीं चल रहा था कासा रेशो। समझ के बात को? कासा रेशो का मतलब है कि बैंक है, बैंक के पास जो पैसा जमा करने वाले लोग हैं, वो कितना पैसा करंट अकाउंट की फॉर्म में रख रहे हैं और कितना पैसा सेविंग अकाउंट की फॉर्म में रख रहे हैं। क्योंकि करंट अकाउंट में जितना भी पैसा बैंक के पास आता है, उसके ऊपर बैंक को 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना पड़ता, 0% इंटरेस्ट, यानी फ्री में बैंक के पास पैसा आ गया। वहीं सेविंग अकाउंट की फॉर्म में जितना भी पैसा बैंक के पास आता है, उस पर लगभग 2-2.5% ब्याज देना होता है। यानी करंट कासा की फॉर्म में जितना भी पैसा पड़ा है, उस पर ऑल टुगेदर 1.5 या 2% बैंक को ब्याज देना होता है। और यही पैसे को बैंक आगे लोन दे देता है। मान लो पर्सनल लोन 16-17% पे दे देता है, तो बैंक का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है। वहीं मान लो बैंक का ज्यादातर पैसा फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में आ रहा है, मान लो 7% पे आ रहा है, वहीं 15-1% पे मान लो पर्सनल लोन दे रहा है, तो बीच में मार्जिन खत्म हो गया ना। अच्छा, कुछ कुछ लोन है जैसे होम लोन है, आज 8% पे मिल जाते हैं, वहीं एफडी पे 6% देना पड़ता है, तो सिर्फ 2% मार्जिन हो गया। वहीं मान लो कुछ एक लोग डिफॉल्ट कर गए, तो फिर क्या रहा? फिर नेगेटिव में ही चला गया बैंक। इसीलिए कासा रेशो ज्यादा होना चाहिए। अगर बैंक की नींव मजबूत रखनी है तो कासा रेशो ज्यादा होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, राणा कपूर का कोई इंटरेस्ट नहीं था रिटेल बैंकिंग के अंदर, तो इसीलिए कासा रेशो के ऊपर कभी मेंटेनेंस ही नहीं रख पाए। जो पैसा आ रहा है, जैसा आ रहा है, आने दो। उनकी ये अप्रोच थी, जैसा आ रहा है, एफडी की फॉर्म में आ रहा है, आने दो। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई से पैसा बोरो करके कॉर्पोरेट्स को आगे लोन देना पड़ रहा है, आने दो। उनकी ये अप्रोच थी। समझ के बात को? भाई मान लो एक बैंक है, वो पीएनबी से पैसा बोरो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यस बैंक पीएनबी से 1000 करोड़ बोरो कर रहा है, तो पीएनबी थोड़ी ना 1.5-2% पे पैसा देगा, वो तो 7-8% पे पैसा देगा। 7-8% पे आप उठा रहे हो, 10-12% पे कॉर्पोरेट्स को दे रहे हो, 1000 करोड़ रुपए। कल को कॉर्पोरेट ने डिफॉल्ट कर दिया, भाई मेरे हाथ खड़े, मेरे पास पैसा नहीं है, पीएनबी तो अपना पैसा मांगेगा। ये चीज राणा कपूर कर रहे थे, कासा रेशो मेंटेन नहीं कर रहे थे, हाई कॉस्ट पे बोरोइंग आ रही है, और उसे ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट्स को लोन दे रहे हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है, पिछला रिकॉर्ड कैसा है किसी को कुछ नहीं पता। तो यहां से इनसे गलती शुरू हुई, बट धीरे धीरे क्रैक्स तो फिर आने ही थे, धीरे धीरे लोगों को तो पता चलना ही था।
खैर कोई बात नहीं, बट एक सेकंड, ये रहा मेन चीज यही थी कि 2014 तक इन्होंने इतने ऐसे लोन बांटे कॉर्पोरेट्स को जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी, विदाउट चेकिंग लार्ज टिकट साइज। ये हो ना कि किसी को 50 लाख का होम लोन दे दिया, डिफॉल्ट हो गया, चलो बैंक का क्या बिगड़ना है। बड़े बड़े 4-4, 5-5 हजार करोड़ के लोन बांटे, वो भी ऐसे कॉर्पोरेट्स को जिसकी थोड़ी नींव खराब थी। तो यहां से फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन फिर ये लोग पता है क्या करते थे, साल 2014 तक कहानी में थोड़े थोड़े डिफॉल्ट्स आने शुरू हो गए थे बड़े साइज के, लेकिन ये क्या करते थे, अपनी लोन बुक को क्लीन दिखाते थे। ये बताते ही नहीं थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हमारे एनपीए हो रहे हैं। आरबीआई हमेशा क्या बोलता था 2014 तक कि जो भी आप ऑडिट करते हो, पहले ऑडिट सिर्फ बैंक करते थे, आरबीआई नहीं करता था 2014 तक। तो बैंकों को यह बोलता था जो भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट है मेरे को आप क्वार्टरली शेयर करोगे। अब मान लो ऑडिट में मान लो 7% एनपीए हो रहा है, ये दिखा दे कि सिर्फ आधा % एनपीए हो रहा है, तो आरबीआई तो वही पब्लिश करेगा ना कि येस बैंक का सिर्फ आधा % एनपीए हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो इससे शेयर प्राइस तो बढ़ता रहेगा, येस बैंक की इमेज तो साफ ही दिखेगी। लेकिन अंदर से तो बैंक खोखला हो रहा है ना। साल 2015 में पहली बार ट्विस्ट आता है और साल 2015 में आरबीआई AQR लेके आता है, यानी एसेट क्वालिटी रिव्यू। ये सिर्फ येस बैंक के लिए नहीं लाता, ये हर एक बैंक के लिए लाता है। और आरबीआई बोलता है हर एक बैंक का ऑडिट बैंक तो करेगा ही करेगा, आरबीआई भी करेगा, आरबीआई की टीम भी करेगी, हर बैंक का ऑडिट करेगी। ठीक है, तो यहां से AQR यानी एसेट क्वालिटी रिव्यू जब साल 2015 में आया, देखो साल 2015 में येस बैंक कहता था कि हमारा एनपीए सिर्फ 0.41% है, यानी अगर हम 100 लोगों को लोन दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 0.41 लोग ही उस लोन को डिफॉल्ट कर रहे हैं। जब आरबीआई ने पहली बार जब ऑडिट किया तो 2016 में पहली बार किया, 15 में ये लेके आए थे, 16 में पहला ऑडिट हुआ, तो आरबीआई ने डिस्क्लोज किया कि इनका एनपीए आधा % नहीं, इनका एनपीए तो 3.5% है, यानी 100 लोग अगर लोन ले रहे हैं तो 3.5 लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर 2017 में एक और इनका ऑडिट किया गया, तो वहां पे आरबीआई ने कहा कि इनका लोन जो डिफॉल्ट है वो तो 7.4% हो चुका है। तो वही चीज है कि 100 लोग लोन ले रहे हैं तो 7.4 लोग तो डिफॉल्ट कर दे रहे हैं, समझ के बात को। तो या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि अगर 100 करोड़ के लोन बांटे गए हैं, मैंने शायद उल्टा बता दिया, इतने लोग नहीं, 100 करोड़ लोन बांटे गए हैं तो उसमें से 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ तो लोन जो है वो डिफॉल्ट हो रहा है। ये एनपीए रेशो हो गया, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, तो एनपीए लगातार बढ़ रहा है भाई, 100 करोड़ का आप लोन बांट रहे हो, उसमें से 7.5 करोड़ का तो डिफॉल्ट हो जा रहा है। तो ये जो न्यूज जब बाहर आने शुरू हुई ना, फिर उससे धीरे धीरे इसके जो शेयर प्राइसेस हैं वो गिरने लगे। ठीक है, फिर ऐसे ही कंटिन्यूअस होता रहा। 2018 में 7.5% एनपीए आया, फिर 2019 में एनपीए और बढ़ गया। शेयर प्राइस 2018 में जहां 350 पहुंच गया था, फिर 2019 में सिर्फ 40 रुपए पे आ गया। फिर उसके बाद राणा कपूर को भी हटवा दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसकी जगह पे रवनीत गिल को जो है नया सीईओ ज्वाइन करवाया गया येस बैंक का। फिर 2020 में सिचुएशन और खराब होने लगी, मार्केट में पैनिक आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह बोलना पड़ा कि मतलब एक तरह से मोराटोरियम लगा दिया, क्योंकि लाइन लग चुकी थी 2020 में बैंक के आगे। लोगों को ऐसा था कि हमें पूरा पैसा निकालना है, तो आरबीआई ने लिमिट लगाई कि 50,000 रुपए से ज्यादा आप महीने का विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों पैनिक क्यों मचा था? क्योंकि जब 2019 में रवनीत गिल ने ज्वाइन किया ना, तो रवनीत गिल ने क्या डिस्क्लोज कर दिया कि भाई आरबीआई को यह बोला कि आप ये बोल रहे हो ना कि 7.5-8% का एनपीए है, वो भी गलत है। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इन्होंने बोला कि इनका एनपीए तो 10% से भी ऊपर जा रखा है, कि अगर 100 करोड़ का लोन बांट रहे हैं तो 10 करोड़ का डिफॉल्ट हो रहा है। इतनी ज्यादा अंदर से खोखलापंती थी। अच्छा, फिर उसके बाद रवनीत गिल ने और भी काफी चीजें डिस्क्लोज करी। उन्होंने ये बोला कि राणा कपूर ने बहुत सारी शेल कंपनीज बना रखी थी। ये शेल कंपनीज के अंदर ये खुद ही लोन का पैसा देते थे, खुद ही बड़े बड़े लोन देते थे, और फिर इन कंपनीज को बोलते थे कि लोन को डिफॉल्ट कर दो, और फिर वो जो पूरा पैसा होता था फिर वो ब्लैक मनी बन जाता था। तो मेजर सारा कुछ करके ये ट्रबल आया। फिर एक तरह से बैंक बिल्कुल डूबने की कगार पे था, लेकिन 13 मार्च 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49% स्टेक खरीद लेता है येस बैंक में, और कितने रुपए में खरीदता है? 7250 करोड़ रुपए में, यानी जिसको बोलते हैं चिल्लर भर पैसों में खरीदता है, लेकिन 49% स्टेक खरीद लेता है 7250 करोड़ में। ठीक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक 1000 करोड़ इन्वेस्ट करता है, एचडीएफसी भी 1000 करोड़ इन्वेस्ट करता है, एक्सिस 600 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक 500 करोड़ रुपए येस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत बैंक संभलता है। अच्छा, ये 13 मार्च 2020 को ये सारा कुछ होता है, और 20 मार्च 2020 को ही, ठीक है, 7 दिन के बाद ही हर कस्टमर को ये बोल दिया जाता है अब जितना पैसा निकालना निकाल दो, बैंक स्टेबल है। अच्छा, फिर इसी साल मार्च के महीने में ही ईडी राणा कपूर को अरेस्ट कर लेती है, वही शेल कंपनीज के केस में, और फिर वो उनको जेल हो जाती है। ठीक है, शेयर प्राइस 2020 में 5 रुपए पे आ जाता है। तो ये मेजर कहानी थी अभी तक की, जिसमें एसबीआई साल 2020 में मेजर स्टेक यानी 49% का खरीद के
एक बार येस बैंक को बचाता है। फिर येस बैंक जब थोड़ा 2021 तक बिल्कुल सही सिचुएशन में आ जाता है तो ये अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी शुरू करता है। जैसे बीच में कभी 2% स्टेक बेच दिए, 5% बेच दिए, 7% बेच दिए, ऐसे करके धीरे धीरे करके एसबीआई अपनी शेयर होल्डिंग को निकालना शुरू करता है। ठीक है, तो ऐसे करके साल 2025 आ जाता है। लेकिन अब ये जापानीज बैंक की क्यों न्यूज आ रही है? क्योंकि जापानीज बैंक ने सडन आप कहो एकदम सडन पिछले 2-4 महीनों के अंदर अंदर ही 25% स्टेक खरीद लिया एकदम से येस बैंक के अंदर, एकदम से 25% स्टेक खरीद लिया। इस वजह से ये सारी की सारी जो न्यूज है वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। ये देखो एक सेकेंड, अब ये 2025 में ये जो जापानीज बैंक है एसएमबीसी, इसका नाम है सुमिटो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एसएमबीसी बैंक है और ये काफी रेप्यूटेड बैंक है जापान का। इसने सडन एकदम से 25% स्टेक्स जो है वो येस बैंक में परचेज कर लिया। अच्छा, अब एक ये चीज हो गई। ठीक है, अगर मैं आपको अब इसकी टोटल होल्डिंग दिखाऊं तो येस बैंक 25% तो इसने टोटल खरीदे हैं ना एसएमबीसी बैंक ने, जिसमें से इसने अभी हाल फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 13.5% स्टेक खरीदी है, 13.19% स्टेक खरीदे हैं और ये खरीदे हैं 889 करोड़ में। येस बैंक एसबीआई ने लगभग 7200 करोड़ रुपए में 49% स्टेक खरीदे थे येस बैंक के, और अब देखो सिर्फ 13% स्टेक बेचे हैं 889 करोड़ के, बाकी स्टेक भी बेचे होंगे। यानी एसबीआई ने तो मोटा प्रॉफिट कमाया, चिल्लर भर पैसों में 49% स्टेक खरीद के अच्छे खासे पैसों में अच्छा प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, और एक और कंपनी थी, ये अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसका नाम है कार्लाइल। इसके पास 4.2% स्टेक थे, ये भी सारे के सारे एसएमबीसी, ये जो जापानीज बैंक है उसको बेच दिए। और उसने एसएमबीसी बैंक ने इधर उधर से करके जैसे 13% के आसपास एसबीआई से, 4.5% के आसपास ये कार्लाइल से, और इधर उधर से करके ऑल टुगेदर 25% स्टेक खरीद लिए, 24% के आसपास, सॉरी 25 नहीं 24% के आसपास येस बैंक के स्टेक खरीद लिए। येस बैंक की सिचुएशन अभी इस टाइम ऐसी है, 24.95% जो स्टेक्स हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, यानी बाहर के लोगों के पास। अब इसमें से भी पकड़ो 24% तो अकेले ये आपका जो एसएमबीसी बैंक है इसके पास है। एसबीआई के पास अभी फिलहाल 10% स्टेक बचा है, और क्या नाम है, बाकी कुछ एक स्टेक आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस इनके पास है। ठीक है, टोटल जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिसमें एसएमबीसी मेन है उसके पास 24% स्टेक आ चुका है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है जैसे एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इनको मिलाकर के टोटल 40% शेयर होल्डिंग है येस बैंक की, और म्यूचुअल फंड वगैरह की मिलाकर के 2-2.5% है, और बाकी आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनकी 34% जो है होल्डिंग है। ठीक है, तो ये येस बैंक की कहानी है। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, क्यों पॉजिटिव एंगल से देखा जा रहा है? क्योंकि 25% स्टेक अगर कोई बाहर का जापानीज बैंक जो कि एक अच्छा खासा रेप्यूटेड बैंक है, अगर वो येस बैंक में खरीद रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो ऑप्टिमिज्म दिख रहा होगा ना, उसको कुछ ना कुछ तो एक पॉजिटिव अप्रोच दिख रही होगी कि येस बैंक काफी अच्छा करने वाला है या जो भी है। इससे हुआ क्या, क्योंकि अब बाहर के ग्लोबल बैंक ने पैसा डाला है इसके अंदर, तो इस वजह से उसका 1% जो स्टेक है वो बढ़ गया। अब मैं यहां पे कोई शेयर की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बस आपको न्यूज समझा रहा हूं। आप समझदार हो, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप खुद ही करोगे, मेरी कोई सुझाव नहीं है, ना ही मैं इस फील्ड का कोई एक्सपर्ट हूं। मुझे न्यूज आर्टिकल दिखे 7-8, मैंने उसकी डीप स्टडी करी और आपके सामने न्यूज प्रेजेंट कर दी। इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो आप किसी जिसको बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो क्या मतलब कोई जो भी इस फील्ड का एक्सपर्टीज है उससे ही आप पूछ के करना, या फिर अपनी सेल्फ स्टडी कर लेना इस न्यूज़ के आसपास। मेरा काम था कि आपको मेन न्यूज़ के बारे में सारा कुछ बताना कि एक पॉजिटिव अप्रोच है। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि देखो ये जो मोटी इन्वेस्टमेंट 25% इसने 24% स्टेक खरीदा है, ये बाहर की करेंसी की फॉर्म में आएगा। ठीक समझ के बात को, तो जापानीज येन को पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके फिर वो इंडिया में डॉलर की फॉर्म में पैसा आएगा, मोटा पैसा। तो ये एक तरह से भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाएगा, तो एक शॉर्ट टर्म में हमारे को विदेशी मुद्रा भंडार हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में फायदा है। और बाकी बैंक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है थोड़ा सा आगे चल के कि अगर वो 25% से 40-50% तक अगर अपनी शेयर होल्डिंग ले जाता है तो अपने हिसाब से हो सकता है येस बैंक का सीईओ भी बदल जाए। तो ये सारा का सारा एंगल था एसएमबीसी बैंक को लेकर के, जो कि एक ग्लोबल बैंक है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर जरा सा भी लगा आपको कि जल्दी से न्यूज़ आपको पता चल गई और नॉलेज में एनहांसमेंट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।